हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ छोड़ा था, उसके आगे हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए थॉट्स की, टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। उसके लिए मैं एक नया टॉपिक करूँगा स्टार्ट। तो लेट अस सी टॉपिक है क्या। Causes and changes which bring down frequency। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी पढ़ा था हमने। म्यूटेशन हो गया, फिर जो डार्विन की थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें भी हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हमने फिर म्यूटेशन भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सडन एक डिस्क्रीट चेंजेस आ जाते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, हेरिडिटरी पैटर्न में, है ना, जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पॉपुलेशन जो है वो वेरी करती है, वेरिएशन आती है। और म्यूटेशन हो गया। हाँ, हमने डिस्कस किया था फिजिकल बैरियर की वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हम आइसोलेशन। कोई ट्राइबल ग्रुप्स रह रहा है, उसके जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो अपनी जीन फ्रीक्वेंसी, यूनिक जीन फ्रीक्वेंसी होगी। जो माइग्रेशन पॉपुलेशन अगर कहीं दूसरी जगह में माइग्रेट करती है तो वहाँ की जो होस्ट पॉपुलेशन है उनके साथ वो मीटिंग करती है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज मिलती है। तो जीन्स जो है, उनके जीन्स जो है वो जो गेस्ट के जो जीन्स है वो होस्ट पॉपुलेशन में आपको ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, तो ये चांस की वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ओके, तो हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली सडन चेंजेस होते हैं, है ना, लार्ज चेंजेस होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल में सडन और लार्ज जो चेंजेस होती हैं जेनेटिक मटेरियल में। ओके, तो अब ज़्यादा जो आपको जो म्यूटेशन मिलती है वो हार्मफुल ही होती हैं, कुछ होती हैं जो कि न्यूट्रल। हाँ, कुछ हज़ार में से एक जो म्यूटेशन है वो यूज़फुल होती है, बाकी सारी की सारी हार्मफुल होती है। ओके, तो अब ये है कि इससे जो है कंसिडरेबल एक सफिशेंट आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, अब म्यूटेशन जो है किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन को इफेक्ट करती है। ओके, अब नेचुरल सिलेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। कुछ म्यूटेशन होती है वो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इफेक्ट करती हैं, तो वो जो फिटनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो चेंज कर देती है। ओके, अब ये म्यूटेशन जो है ये एलीलीज की, जो उसकी जीन्स की जो डिफरेंट एलीलीज हैं, कॉपीज हैं, उनको वो इंक्रीज कर देती है और डिक्रीज कर देती है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन इफ दे हेल्प और हर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डू म्यूटेशन इम्पैक्ट नेचुरल सिलेक्शन। तो किस तरह से म्यूटेशन जो है वो इम्पैक्ट करती है नेचुरल सिलेक्शन को, ये आपने देखना है। ओके, अब हम देखते हैं अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये किया था कि जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर पॉपुलेशन लार्ज है, उनमें रैंडम मेटिंग है और कोई नेचुरल जो है
नेचुरल सिलेक्शन नहीं है वहाँ पे, कोई और कोई डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है अगर, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट करता है। कोई जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है वो बेसिकली उसमें जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखा जाए तो अब जो हार्डी-विनबर्ग है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम तब वैलिड है जब कोई म्यूटेशन नहीं है। हाँ, जब म्यूटेशन होती है तो क्या होगा, जब म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, तो वेरिएशन आएगी पॉपुलेशन में, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, एलील्स में चेंज आएगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अब आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है, वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ वो मेटिंग नहीं कर पाती। तो अब होता क्या है कि जेनेटिक मिक्सिंग जो है वो उनमें आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, तो अब आइसोलेशन जो हो जाना स्पीसीज का, डिफरेंट उसकी पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, तो वो बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे माउंटेन हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकता है। आगे हम देखते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से क्या होता है, माइग्रेशन जो है एक पॉपुलेशन जब दूसरे पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आती हैं, ओके, जब दूसरे पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आती हैं, तो अगर उनमें मेटिंग हो जाए, इंटरब्रीडिंग हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो होता क्या है, बेसिकली जीन फ्लो होता है, जीन्स फ्लो का फ्लो होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में। ओके, तो एलील्स जो है वो वेरी करते हैं। अब माइग्रेशन का इफेक्ट क्या है एलील फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल इफेक्ट होएगा। ओके, तो देन उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का भी इफेक्ट होता है जीन फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो क्योंकि हमने नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में, बुक पब्लिश हुई थी। उस टाइम पे ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, जो कैथोलिक्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे, प्रीस्ट थे, इन्होंने पहली बार ये एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन जो है एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ओके, तो अब होता क्या है, बेसिकली सिलेक्शन में क्या होता है, आपको सर्वाइवल देखने को मिलता है। जो डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स होती हैं वो सर्वाइव करती हैं जब एनवायरनमेंट को कंसिडरेशन में रख के वो सर्वाइवल करती हैं। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब देन देयर इज, अब आइडियल पॉपुलेशन में तो आप देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होंगी, बट कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, है ना, जैसे जिराफ के केस में जब लोअर लाइंग लीव्स जब खत्म हो गई, तो जिराफ्स को सर्वाइवल के लिए ट्रीज की हायर ब्रांचेस पे उसको डिपेंड रहना होता था। तो क्या होगा, टाइम के साथ एवोल्यूशन के जरिए जो जिराफ की नेक थी वो लंबी होती गई। हमने गैलापैगस फिंचेस के बारे में भी डिस्कस किया, किसी की ब्रॉड पीक थी, किसी की लॉन्ग पीक थी, किसी की शॉर्ट पीक थी। तो वो क्या क्यों थी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें। ओके, तो इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन भी जो है वो, उसकी वजह से भी एलील्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन भी है, इनब्रीडिंग क्या होता है कि
कॉन्सैंग्यूनिटी जब हो, जब मेटिंग क्लोज रिलेटिव्स में हो, ठीक है, तो तो इससे उससे क्या क्या होगा, होगा, हिट्रो हिट्रो होमोजाइगोट्स होमोजाइगोट्स की की जो जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन है है उनकी उनकी सिमिलर सिमिलर होंगी, होंगी, तो तो जीन्स जीन्स जो जो है है उनमें उनमें वैरायटी वैरायटी नहीं नहीं देखने देखने को को मिलेगी, मिलेगी, जीन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में में वेरिएशन वेरिएशन कम कम देखने देखने को को मिलेगी, मिलेगी, और और जो जो होमो होमो टाइप्स टाइप्स को को इफेक्ट इफेक्ट करे करे जो जो है है वो वो इंक्रीज इंक्रीज करेगा करेगा होमोजाइगोट, होमोजाइगोट, और और हिट्रोजाइगोट हिट्रोजाइगोट जो जो है है वो वो इंक्रीज इंक्रीज करेगा। करेगा। तो तो ये ये इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग का का असर असर है। है, इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग से से क्या 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 होता होता है है ना, ना, तो इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग की की वजह वजह से से भी भी क्या क्या होता होता है, है, जीन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी चेंज चेंज होती होती है। है। ओके, ओके, तो तो इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग में में क्या क्या होता होता है है कि कि क्लोज क्लोज रिलेटिव रिलेटिव के के साथ साथ मेटिंग मेटिंग करेगा, करेगा, है है ना, ना, तो तो जो जो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स है है वो वो मेट मेट करेगा करेगा डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेटिव्स रिलेटिव्स के के साथ, साथ, है है ना। ना। तो तो अब अब क्या क्या होता होता है है कि कि नॉन नॉन रैंडम रैंडम मेटिंग मेटिंग जो जो होगी, होगी, नॉन नॉन रैंडम रैंडम मेटिंग, मेटिंग, तो तो उससे उससे क्या क्या होगा, होगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होगी, होगी, ठीक है। ठीक है, तो तो और और दूसरा दूसरा होमोजाइगोट्स होमोजाइगोट्स की की जो है जो है वो वो ज़्यादा ज़्यादा उसमें उसमें फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी। ओके, ओके, तो तो ये ये मैंने मैंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया किया आपको, आपको, हमने हमने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया किया म्यूटेशन म्यूटेशन का का क्या क्या रोल रोल है है ना, ना, आइसोलेशन आइसोलेशन का का क्या क्या रोल रोल है, है, तो तो सिलेक्शन सिलेक्शन का का क्या क्या रोल रोल है, है, और और इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग का का क्या क्या रोल रोल है। है। ओके, ओके, अब अब हम हम पढ़ते पढ़ते हैं हैं जेनेटिव जेनेटिव ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है बेसिकली, ड्रिफ्ट में हम देखेंगे ड्रिफ्ट की वजह से, अब अब उसके उसके बाद ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट के के बाद बाद हम हम टॉपिक टॉपिक लेने लेने वाले वाले थे थे कॉन्सैंग्यूनियस कॉन्सैंग्यूनियस एंड एंड नॉन नॉन कॉन्सैंग्यूनियस कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग मेटिंग क्या क्या होती होती है। है। कॉन्सैंग्यूनियस कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग मेटिंग होती होती है है क्लोज क्लोज रिलेटिव्स रिलेटिव्स में में मेटिंग, मेटिंग, नॉन नॉन कॉन्सैंग्यूनियस कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग होती मेटिंग है होती है आप आप मेटिंग मेटिंग करते करते हैं हैं डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेटिव्स के रिलेटिव्स के साथ। साथ। ओके, ओके, तो तो अब अब हम हम देखते देखते हैं, हैं, बात बात करते करते हैं हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट में में हम हम तीन तीन चीज़ें चीज़ें पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है है ना। ना। एक एक होता होता है है ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट की की वजह वजह से से बॉटलनेक बॉटलनेक इफेक्ट इफेक्ट आता आता है, है, और और फाउंडर फाउंडर इफेक्ट इफेक्ट है है ना। ना। और दो दो चीज़ें चीज़ें हम हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। एक एक आता आता है है बॉटलनेक बॉटलनेक इफेक्ट। इफेक्ट। अब अब बॉटलनेक बॉटलनेक इफेक्ट इफेक्ट क्या क्या होता होता है, है, बॉटलनेक बॉटलनेक इफेक्ट इफेक्ट क्या क्या होता होता है है कि कि कुछ कुछ नेचुरल नेचुरल कैलामिटीज़ कैलामिटीज़ की की वजह वजह से से पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो जो है है वो वो डिक्रीज डिक्रीज कर कर जाती जाती है है ना। फ्लड्स फ्लड्स हो हो गए, गए, अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक्स हो हो गए, गए। ओके, उसकी उसकी वजह वजह से से जो जो है है वो वो बॉटलनेक इफेक्ट बॉटलनेक की की वजह वजह से से बॉटलनेक बॉटलनेक इफेक्ट इफेक्ट की की वजह वजह से से होता क्या है कि ड्रॉप की वजह से या फिर फैमिलीज की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाती है। ओके, क्योंकि जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसमें एक एक बॉटलनेक की बॉटलनेक की वजह से वजह क्या से क्या होता है होता कि है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन की की जो है वो रिडक्शन रिडक्शन देती है देती जो है, जो सर्वाइविंग सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स होते होते हैं। हैं, तो तो उसमें उसमें आगे आने वाले जो जनरेशन होंगी उनमें जो जो सर्वाइवल सर्वाइवल पॉपुलेशन पॉपुलेशन के के जीन्स जीन्स हैं हैं वो वो आपको आपको ज़्यादा ज़्यादा देखने देखने को को मिलेंगे। मिलेंगे। ओके, अब जैसे इन ब्रीडिंग का मैंने बताया कि आप क्या हो क्लोज रिलेटिव्स के साथ जब मेटिंग होती है, मेटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड बाय इंसेस्ट्री। ओके, अब इट गोज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल एम ऑफ मेटिंग विच इज द शफलिंग ऑफ डीएनए। तो क्या होता है कि इन ब्रीडिंग से हम देखने को मिलता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड विद इन ब्रीडिंग, इंक्लूड्स स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ब्लाइंडनेस, congenital heart disease and neonatal diabetes in breeding. Bottleneck effect in breeding, then comes founder effect. अब founder effect है क्या, ठीक है, इन ब्रीडिंग क्या है, bottleneck effect क्या है। तो होता क्या है कि रिडक्शन होती है पॉपुलेशन में इन्वायरमेंटल इवेंट्स की वजह से, फैमिलीज की वजह से, उसको हम बोलते हैं बॉटलनेक। इन ब्रीडिंग क्या है ना, इन ब्रीडिंग है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन ब्रीडिंग। और फाउंडर इफेक्ट क्या है, हम फाउंडर इफेक्ट होता क्या है कि इसमें इसमें होता होता है है कि कि जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन वेरिएशन जो जो है है वो वो लॉस लॉस हो हो जाती जाती है, है, वेरिएशन वेरिएशन जो है वो लॉस हो जाती है
जब एक अलग से एक नई पॉपुलेशन जो है वो सेट हो जाती है। ओके, तो आपको पेरेंट पॉपुलेशन से पॉपुलेशन माइग्रेट करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर उसके बाद पॉपुलेशन जो है कपल ऑफ जनरेशन के बाद उसमें रिडक्शन हो जाती है जीन वेरिएशन की। उसके बाद फाउंडर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, फ्यूअर मोर जनरेशन। एग्जाम्पल सिंगल फिंगर जो 6 फिंगर डवार्फिज्म, 6 फिंगर डवार्फिज्म में आप ये सिंगल फिंगर डिफार्मिज्म आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसमें, बॉटलनेक में, फाउंडर इफेक्ट में। तो ड्रिफ्ट से क्या हुआ, आपको एक लॉस होता है जेनेटिक वेरिएशन का, इसमें बॉटलनेक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, इसमें इनब्रीडिंग भी देखने को मिलती है, इसमें आपको फाउंडर इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो ओके, bottleneck effect, then inbreeding, bottleneck effect, inbreeding and founder effect, ये आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखोगे माइक्रो एवोल्यूशन क्या है। माइक्रो एवोल्यूशन हमने पढ़ा, देखो ड्रिफ्ट में हमने बॉटलनेक इफेक्ट देखा, हमने इनब्रीडिंग देखा, हमने फाउंडर इफेक्ट देखा। ओके, हमने नेचुरल सिलेक्शन देखा, हमने माइग्रेशन देखी, आइसोलेशन देखी, म्यूटेशन देखी, इनब्रीडिंग देखी, जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स, जहाँ मैं पुराना जो वीडियो है उसको मैं एक मेरे माइंड में आया तो मैं डिस्कस सोच रहा हूँ कि करूँ आपके साथ डिस्कस। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन जो आप देखिए, मेंडेलियन पॉपुलेशन होती है जो कि ओबे करती है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल को। ओके, हार्डी-विल्बर लॉ ये बोलता है कि पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अब वेरिएशन, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जीन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देखने को मिलता है, उसके लिए बड़े सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो और एवोल्यूशन के लिए इन फैक्टर्स का एवोल्यूशन अगर होती है तो इन्हीं फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन है क्या कि पॉपुलेशन के अंदर के ही क्या होता है, एलीली फ्रीक्वेंसी, जो एलीली फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आ जाती है पॉपुलेशन के अंदर ही। So it is a change in allele frequency that occurs over time within a population. Okay, तो ये चेंज जो है इसमें डिफरेंट ये चेंज जो है इसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है। ओके, म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ओके, देन उसके बाद आता है आपका माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन में आप क्या करोगे, माइक्रो एवोल्यूशन में आप देखोगे एलीली की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम, जहाँ पे एलीली की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पॉपुलेशन विद इन ए पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। ओके, पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस, जब पेस्टिसाइड्स रेजिस्ट करते हैं, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, है ना। तो ये एग्जांपल्स है माइक्रो। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, टाइम के बाद इंसेक्टिसाइड्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, एंटीबायोटिक एक टाइम के बाद उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, उसको रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। तो हाउस स्पैरोज जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे नॉर्थ अमेरिका में 1852। तो क्या, तो इसमें जो स्पैरोज जो थे उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग लोकेशंस के स्पैरोज जो है वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें। ओके, तो अब जो स्पैरोज नॉर्थ में थे वो बड़ी बॉडीज के थे, और जो स्पैरोज साउथ में थे वो छोटी बॉडीज के थे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो लार्ज बॉडीज जो थी, बल्कि बॉडीज जो थी वो सर्वाइव करके वो सर्वाइव के लिए थी लोअर टेम्परेचर में, और जो स्मॉलर बॉडीज थी वो सर्वाइव करती थी हॉट टेम्परेचर में, है ना। तो इसने कोल्ड वेदर ने क्या किया, सेलेक्ट किया किसको, सेलेक्ट किया किसको, जो लार्ज बॉडी स्पैरोज थी। तो ये एग्जांपल है माइक्रो एवोल्यूशन की।
large and darker sparrows and smaller and lighter sparrows. Okay. Then microevolution and globalization. आप इसको भी देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, तो अब इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हाई हो रहा है, समर्स ज़्यादा हो रही है ना, तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो अब ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर पाते हैं, है ना, जो विंटर में नहीं ग्रो कर पाते हैं, उनके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो उनकी वो फिट नहीं हो पाते, तो उनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो उनकी कम होते जा रही है धीरे धीरे। ओके। अब जैसे मॉस्किटोस जो है ना, आप देखिए मॉस्किटोस जो है आप क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉस्किटोस बढ़ रहे हैं। ओके। तो अब आपको मॉस्किटोस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये आपको व्हाट टाइम ऑफ इट इज एंड वेयर टू ओवरविंटर। ओके। तो इन वार्मर क्लाइमेट में, शॉर्टर विंटर में, है ना, विंटर जब कम होती हैं तो वहाँ पे आप मॉस्किटोस देखेंगे, वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, ठीक है। और अब जब विंटर क्लाइमेट होगा ज़्यादा तो उस टाइम पे आपको मॉस्किटोस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, मॉस्किटोस की स्पीसीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका ये इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ लिंक करने की, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग और नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग क्या होती है। अपने स्पैरोज की एग्जांपल दे सकते हैं, किस तरह से हॉट टेम्परेचर में स्मॉल एंड लाइटर कलर स्पैरोज सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन उनको फेवर करता है। लेकिन अगर हम विंटर क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे लार्ज साइज स्पैरोज एंड डार्क स्पैरोज आपको देखने को मिलेंगे। नेचुरल सिलेक्शन उसको सिलेक्ट करता है। और हमने देखा मॉस्किटोस आपको विंटर के टाइम में, बरसात के टाइम में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एनवायरनमेंट जो है वो मॉस्किटोस को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, उनको सेलेक्ट कर रहा है। तो ये है एग्जाम्पल माइक्रो एवोल्यूशन की। फाउंडरी इफेक्ट भी आपने देख लिया। आप देखिए कॉन्सैंग्यूनियस और नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग क्या होती है। ओके। अब कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग होती क्या है, इनब्रीडिंग एंड इंटरब्रीडिंग। ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब मेटिंग जो है वो बड़े फॉर्म्स की होती हैं, है ना। पहले हम बात करेंगे रैंडम मेटिंग की। तो इसमें रैंडम मेटिंग जो है हर एक के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो किसी के साथ भी मेट कर सके। ओके। तो इसमें वो एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई सोशल इंटरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, हेरिडिटरी का कोई रोल नहीं होता। तो अब हाइडी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपको रैंडम मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होना ज़रूरी है, तभी तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल रहती है। ओके। एक होती है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग जो है इसमें प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती है। तो इसमें फैक्टर्स जो है वो प्ले करना शुरू कर देते हैं, इंटरैक्शन के फैक्टर्स आप प्ले करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो पीपल जो एक जैसे लगते हैं, गोरे गोरों के साथ मेट करते हैं, काले कालों के साथ मेट करते हैं। अरेंज मैरिजेस जो है वो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ नॉन रैंडम मेटिंग में। ओके। अब नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। नॉन रैंडम मेटिंग को हम क्या बोलते हैं, असोर्टेटिव नॉन रैंडम मेटिंग। और एक होती है इसमें जो सिमिलर फिनोटाइप के जो ऑर्गेनिजम्स जब मेट करते हैं, है ना, तो उसमें जो है उस रैंडम मेटिंग को हम क्या बोलते हैं, वो है रैंडम लेकिन है वो नॉन रैंडम मेटिंग, उसको असोर्टेटिव मेटिंग भी बोलते हैं। और जब डिसिमिलर जो है फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जब मेट करते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो उसमें हम बोलते हैं नेगेटिव नॉन रैंडम मेटिंग, डिसोसिएटिव नॉन रैंडम मेटिंग। ओके। तो ये नॉन रैंडम मेटिंग आपको दो तरह की मिलेगी। एक होती है पॉजिटिव नॉन रैंडम मेटिंग,
एक होती है नेगेटिव असोर्टेटिव नॉन रैंडम मेटिंग, एक होती है डिसअसोर्टेटिव नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग और डिसोसिएटिव एसोसिएटिव नॉन रैंडम मेटिंग एंड डिसअसोसिएटिव नॉन रैंडम मेटिंग। ओके, असोर्टेटिव रैंडम मेटिंग में हमने देखा अब असोर्टेटिव मेटिंग में हमने देखा कि पहले किस तरह से सिंपल सोसाइटीज जो थी ट्राइब्स की वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बन गई, फिर उसके बाद अर्बन मेट्रोपोलिस आपको अर्बन मेट्रोपॉलिटन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैरिजेस के लिए जो पार्टनर्स सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली नहीं करते, वो नॉन रैंडम होता है, मेड्स को सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे को इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो है वो उसके साथ मेरे को मेट करना है, तो उसको हम बोलते हैं असोर्टेटिव मेटिंग। असोर्टेटिव मेटिंग जो है एक देखने को मिलता है। असोर्टेटिव मेटिंग जो है अब आपको देखने को हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डिविएशन क्यों होती है, क्योंकि असोर्टेटिव मेटिंग की वजह से। ओके, तो ये एक मैंने बताया आपको असोर्टेटिव मेटिंग क्या होता है। पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग होती है, एक होती है डिसोसिएटिव मेटिंग, जिसमें जो है कॉमन जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अगर मेट करें तो उसमें हमें असोर्टेटिव नॉन रैंडम मेटिंग देखने को मिलती है, और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेट करें उसमें हमें डिसअसोर्टेटिव मेटिंग जो है हमें देखने को मिलती है। ओके, इसको हम बोलते हैं रैंडम मेटिंग और और नॉन रैंडम मेटिंग, असोर्टेटिव एंड नॉन रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग एंड नॉन रैंडम मेटिंग, असोर्टेटिव मेटिंग। उसके बाद आता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या देखने को मिलेगा, इनब्रीडिंग में क्या होता है, आप क्लोज रिलेटिव्स के साथ आप मेट करते हो, आपको बड़ी सारी सोसाइटीज में इनब्रीडिंग देखने को मिलेगी, क्लोज रिलेटिव्स में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं वहाँ पे ट्राइबल्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। क्रॉस कजन मैरिजेस जैसे हो गए, पैरेलल कजन मैरिजेस जैसे हो गए, है ना। जहाँ प्रिमिटिव सोसाइटीज में जब किंगडम्स थे, पैरोआ या फिर इजिप्शियन सोसाइटीज में, जहाँ इनकास में, वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको ज़्यादा चांसेस आपको ह्यूमंस में तो मिलेंगे, लेकिन एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में भी ये ब्रीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो इन ब्रीडिंग डिपेंड करती है कि आपका जो इंसेस्टर्स जो शेयर कर रहे हैं वो कितना क्लोज है आपके। ओके, तो अब आउटब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने क्लोज रिलेटिव्स के बाहर जब आप मीटिंग करते हो। ओके, तो अब जैसे जो रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है उनको बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग और इनब्रीडिंग ये बोलते हैं उसको। ओके, इनब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग क्या होगी, क्लोजली रिलेटेड जो है इंडिविजुअल वो मेट करते हैं, तो इंटरब्रीडिंग होगी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में आपको जब मीटिंग देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। ओके, जैसे अब कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग, है ना, इनब्रीडिंग आपने देख लिया, रैंडम मीटिंग आपने देख लिया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीटिंग आपने देख लिया, रैंडम मीटिंग, असोर्टेटिव मीटिंग, डिसअसोर्टेटिव मीटिंग, है ना। इनब्रीडिंग देखने को मिलती, कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग आपको देखने को मिलती, नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग आपको देखने को मिलती।
कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग क्या है? कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग जो है, ये दो इंडिविजुअल्स कम से कम फर्स्ट एंड फोर्थ डिग्री रिलेटिव्स के बीच में जो मैरिज जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और फोर्थ डिग्री जो रिलेटिव्स जब होती हैं मैरिजेस, है ना, आप देखिए, आप अपने आप को मानिए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, उसके बाद आगे सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, उसके बाद आगे थर्ड डिग्री रिलेटिव्स, उसके बाद आगे फोर्थ डिग्री रिलेटिव्स। तो चार डिग्री रिलेटिव्स के बीच में अगर हम मैरिजेस करते हैं, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डिग्री में हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कौन मैरिज बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस्कस। पहले कोई रेगुलेशन नहीं थी, सोशल इंस्टीट्यूशन आए, रेगुलेशन नहीं थी, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, पॉपुलेशन छोटी थी पहले, तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, फिर धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए, सो मेनी रीजंस हो सकते हैं उसके, फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और फोर्थ डिग्री रिलेटिव्स के बीच में जब मीटिंग हो उसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग। ओके, अब किस जो है वो किस तरह से रिलेटिव्स आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, कितने क्लोज रिश्तेदार हैं, उसको हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी, तो डिग्री किस टू विच टू पीपल आर रिलेटेड, द डिग्री टू विच टू पीपल आर किस लेवल तक दो लोग जो है वो रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी भी बोलते हैं। किस तरह से वो आपस में रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। ओके, तो अब कॉन्सैंग्यूनिटी, जेनेटिक डिग्री ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी, है ना। आप देखिए रिलेटेडनेस ऑफ सिबलिंग, कॉन्सैंग्यूनियस रिलेटिव्स अगर हम बात करें कि उसमें कितनी जो है जेनेटिक शेयरिंग वो कॉमन जेनेटिक पूल जो है वो कितने शेयर कर रहे होंगे, है ना। जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके सेम एंसेस्टर्स होंगे, है ना। तो जो कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, है ना, वो 50% अपने एंसेस्टर्स के साथ रिलेटेड होंगे, है ना। तो उसके जो हाफ जो इन्फॉर्मेशन है, कोडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से लेता है ना। तो हाफ की जो उसमें जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशंस होती है वो पेरेंट्स की साइड से होती हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं रिलेटेड ऑफ सिबलिंग्स, कितने वो आपस में रिश्तेदार है। डिग्री ऑफ किन्स, तो डिग्री ऑफ किन्स में भी हम डिपेंड करते हैं कि कितने वो है वो आपस में रिश्तेदार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे वो, जैसे हम अब अंकल और आंट हैं, है ना। अंकल और आंट अपने नीज के साथ, नेफ्यू के साथ अपने जीन्स शेयर करते हैं, जो कि हमारे जो चाचा हैं या ताऊ हैं, है ना, जो उन्होंने भी तो अपने एंसेस्टर से 50% वो जीन्स लिए हैं, तो वो जीन्स जो है वो आगे उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं अपने नेफ्यू को, जो हमारे नेफ्यू लगते हैं या नीस लगते हैं, है ना। तो अब आंट्स एंड अंकल्स जो हैं वो कॉन्सैंग्यूनियस किन हो सकते हैं सेकंड डिग्री के, है ना। तो उसके बाद जब इसी लॉजिक को देखते हुए जो फर्स्ट कज़न होंगे वो उनका जो है एक कॉमन हमने ईगो लिया हुआ है, उसके 1/8 जो जीन्स हैं उनमें कॉमन होंगे, तो उसमें जो है वो थर्ड डिग्री किन्स में देखने को मिलेगी। तो डिग्री ऑफ किन्स फर्स्ट डिग्री में आपको 50% जो है वो जीन्स देखने को मिलेंगे। सेकंड डिग्री ऑफ किनशिप में आपको 1/4 जीन्स कॉमन देखने को मिलेंगे, और थर्ड डिग्री ऑफ किनशिप में आपको 1/8 जीन्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो हमने पढ़ा रैंडम मेटिंग क्या होता है, नॉन रैंडम मेटिंग क्या होता है, असोर्टेटिव मेटिंग क्या होता है, डिसअसोर्टेटिव मेटिंग क्या होती है, जिसमें जो क्लोज होते हैं सिमिलर प्रैक्टिसेस वाले मेट करें तो उसको बोलते हैं असोर्टेटिव नॉन रैंडम मेटिंग, और डिसिमिलर प्रैक्टिसेस वाले मेट करें तो बोलते हैं नॉन
डिसोसिएटिव और नॉट अल्टरनेटिव। उसके बाद डिग्री ऑफ किन, फर्स्ट डिग्री ऑफ किन, सेकंड डिग्री ऑफ किन, थर्ड डिग्री ऑफ किन। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ किन में आपको 50% कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। तो जब हम कजन्स की बात करते हैं, अंकल आंटी, उनमें जो है वो अपने बच्चे को, उनके फर्स्ट कजन्स हैं, उनमें 1/4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसी लॉजिक को लगाते हुए, फॉलो करते हुए हम फर्स्ट कजन में 1/8 जो है वो जीन्स जो है वो कॉमन देखने को मिलेगी। है ना। उसके बाद आता है लीनियर एंड कोलेटरल किन। लीनियर किन कौन होते हैं और कोलेटरल किन कौन होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग, नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग भी हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके। तो अब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आर सेम डिग्री के होते हैं, है ना। तो ग्रैंड पेरेंट जो है वो क्या है, लीनियर किन है। तो कजन जो कैसे हो गए, वो हो गए कोलेटरल किन। ठीक है। तो अब जेनेटिक्स में आप देखोगे कि कितनी डिग्री है, कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करती है, क्योंकि जीन फ्लो का कारण होता है। कोडेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जीन्स में स्टोर होती है ना। तो लीनियर क्या होता है और कोलेटरल किन क्या होते हैं, दो तरह के किन होते हैं, लीनियर और कोलेटरल किन। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, है ना, तो और कोलेटरल किन क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। जो कजन्स जो है वो क्या है, कोलेटरल किन है। तो ग्रैंड पेरेंट जो है वो क्या है, लीनियर। ओके, वो क्या है, लीनियर। तो अब हम देखते हैं, अब कॉन्सैंग्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन में कॉन्सैंग्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अब पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि क्या इफेक्ट है कॉन्सैंग्यूनियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। तो वो उन कपल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे हाई कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे हाईली कॉन्सैंग्यूनियस कम्युनिटीज रहती हैं। अब वेस्ट एशिया में, साउथ इंडिया में जो है कॉन्सैंग्यूनियस जो है वो कल्चरली सोशली फेवर्ड भी हैं, है ना। और 20 to 50% पॉपुलेशन जो है वो मैरिज जो है वो इनमें होती है। ओके, हाई कॉन्सैंग्यूनियस रेट, लार्ज फैमिली साइज, तो उससे क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होनी शुरू हो जाएंगी, डिसऑर्डर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है ग्लोबल कॉन्सैंग्यूनियस ट्रेंड। आपको कहीं आप देखने को चलिए, आप मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, नॉर्थ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। आपको जो 1/5 वर्ल्ड है वो कॉन्सैंग्यूनियस प्रैक्टिस करती है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव, थर्ड डिग्री रिलेटिव, फोर्थ डिग्री रिलेटिव आपको देखने को मिलेगी। तो नॉन रैंडम मेटिंग मैंने डिस्कस किया, असोर्टेटिव डिस्कस किया, इन ब्रीडिंग मैंने डिस्कस किया, नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग भी डिस्कस किया, ट्रेंड्स की है। तो अब देखा जाए तो इन ब्रीडिंग, मुस्लिम पॉपुलेशन में इन ब्रीडिंग आपको जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, कोफिशिएंट ऑफ वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अब कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस साउथ रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, है ना, आपको देखने को मिलेगी। मुस्लिम्स में ज़्यादा प्रेवलेंस है, हिंदू में कम है। तो अब कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज जो है वो क्यों फेवर की जाती है, कल्चरली भी इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, सोशली भी इसको फेवर किया जाता है ना। तो एक्चुअल रीज़न क्या है,
कॉन्सैंग्यूनियस का, वो सोशल रीजन है ना। तो अब ये क्या होता है कि वुमेन का स्टेटस कहीं ना कहीं वहाँ पे वो सिक्योर रहती है, जो बेटर, क्योंकि जब आपस में रिश्तेदारों में ही शादी करेगी तो वुमेन्स की जो सिक्योरिटी है वो ठीक रहेगी, है ना। वुमेन्स जो रिलेशनशिप है वो बेटर रहेगा लॉ के साथ। तो बिलीफ, तो इसमें क्या होता है कि अब आप रिश्तेदारों के में करते हो शादी, तो आपको उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं, वो आपको अच्छे से आप उनके बारे में आप जानकारी रखते हो, तो ये एडवांटेजेस है। ओके, तो अब वाइफ्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनके जो डॉटर्स हैं वो घरों के आसपास ही रहें, और ताकि ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनके घर के आसपास ही रहे, है ना। तो अब बड़े सारे रीजंस हैं, प्रैक्टिस है जी, रिचुअल्स हैं, सोशल रीजंस हैं, कल्चरल रीजंस हैं। और वुमन जब नज़दीक के रिश्तेदारों में शादी करेगी तो उसको थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में उनको पता रहता है ना। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा शादी जो है वो अपने रिश्तेदारों में ही हो जाए ताकि वो सिक्योर रहे। तो वेल्थी लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो भी सोचते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो अपने ही फैमिली में रहे, है ना। अब नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सैंग्यूनियस का है। कौन सा नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मीटिंग होगी जो कि डिस्टेंट रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो, उन इंडिविजुअल्स के बीच में मैरिज हो जो कि क्लोजली रिलेटेड ना हो, क्लोजली ना हो। ओके, अब हम गाइस आगे डिस्कस करते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स क्या है ऑफ नहीं, जेनेटिक लोड डिस्कस करते हैं। अब जेनेटिक लोड है क्या बेसिकली, जेनेटिक लोड होता है कितनी प्रोबेबिलिटी है डेथ्स होने की इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में। ओके, तो क्या होता है कि फिटनेस जो है लेवल इंडिविजुअल का, वो ताकतवर जो है ना। तो अब जो जीनोटाइप जो है ना, डिलीटेरियस जीन्स जीन पूल में, तो जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक लोड का, ये दिया था हाल्डेन एंड म्यूलर ने, म्यूलर एंड हाल्डेन, HALDANE, है ना। तो अब जो है जेनेटिक लोड क्या है, तो उसमें ये पता चलता है कि इंसान जो है वो कितना फिट है ना। तो उसमें जीन्स जो है वो कैसी हैं ताकि वो फिट रहे, है ना। तो जेनेटिक लोड क्या होता है कि कितने चांसेस है कि जो इंडिविजुअल है वो मर सकता है बिफोर रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द डेलेटेरियस जीन, दैट कुछ ऐसे जीन्स हैं, लीथल जीन्स प्रेजेंट हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डेथ हो जाएगी अगर जीन्स लीथल है या सब लीथल जीन्स उसमें प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली। ओके, तो हम देखते हैं कि फिटनेस कितनी है उसकी, एक्चुअल पॉपुलेशन की फिटनेस कितनी है ना, पॉपुलेशन की फिटनेस कितनी है, और जो है फिटनेस ऑफ द फिटेस्ट पॉसिबल जीनोटाइप गिवन द एलीली इन द पॉपुलेशन, है ना। तो अब जेनेटिक लोड के काजेस क्या हैं, जेनेटिक लोड मैंने डिस्कस किया, इसके बड़े सारे काजेस हैं। म्यूटेशनल लोड है, तो म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक लोड जो है वो आता है। तो म्यूटेशन जो है मैंने बताया आपको, जो ज़्यादा नेगेटिव ही होती है, हार्मफुल होती है, तो बड़ा ही रेयर केस होता है, 100,000 में से एक स्पीसीज जो है वो, तो है ना। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक लोड, म्यूटेशनल लोड। उसके बाद हम बोलते हैं सेग्रीगेशनल लोड। तो म्यूटेशनल लोड हमने डिस्कस किया, genotype undergo changes and also restore the mutation which is beneficial to the population. सेग्रीगेशनल लोड क्या होगा, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जीनोटाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं,
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशनल लोड, काजेज ऑफ जेनेटिक लोड। म्यूटेशनल लोड क्या, जेनेटिक लोड्स क्या होता है, ये म्यूटेशन से इफेक्ट होता है। तो म्यूटेशनल लोड से क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से जो है वो किस तरह से जेनेटिक लोड जो है वो उसमें जो है जीन्स जो है उसमें उसके अंदर ऐसी आ जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए, डेथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशनल में। एक होगा बेनिफिशियल म्यूटेशन भी हो सकती है, डेलीटीरियस म्यूटेशन भी होती है, हार्मफुल म्यूटेशन भी होती है। तो दो होते हैं। तो ये जेनेटिक लोड जो है वो म्यूटेशनल लोड की वजह से भी हो सकता है। तो सेग्रीगेशनल लोड, अब क्या होता है कि डिफरेंट जीनोटाइप्स बन जाते हैं। तो कुछ जो है जीन्स फिट नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी जो है अनदर कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक लोड। तो ब्लड ग्रुप की अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, गलत ब्लड ग्रुप जो है वो चढ़ा दिया जाए पेशेंट को, है ना, जो मैच नहीं करता उससे, तो इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप होने से सेग्रीगेशनल लोड जो है वो बढ़ जाता है। सेग्रीगेशनल लोड क्या होता है कि हम बेसिकली डिफरेंट जीनोटाइप्स जब आ जाएं, उसमें था कि जीन्स म्यूटेशनल जो है वो हार्मफुल भी होगी, कुछ म्यूटेशनल जो है बेनिफिशियल भी होगी। तो उससे जेनेटिक लोड क्या होगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डाई करने की रिप्रोडक्शन से पहले ही, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक लोड, है ना। तो उसका एक फार्मूला है L इजिकल टू डब्ल्यू मैक्स इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मैक्स। जेनेटिक लोड इज 1 by W means average fitness 1 minus average fitness. And what is average fitness of the population and what is the maximum fitness of the population? तो इसे हम can calculate L is equal to W max into L W max into W dash upon W max. It is the formula of calculating genetic load. एंड सेग्रीगेशनल लोड होता क्या है, ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग की वजह से सेग्रीगेशनल लोड हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा जीन जो है वो अलग अलग जीन एलीलीज आ जाते हैं। तो क्या होगा कि जैसे एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है कारण, इसमें जेनेटिक सेग्रीगेशनल लोड आने की वजह से हुआ है। ओके, तो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने पढ़ा था, बताया था आपको कि डिफरेंट फॉर्म्स जब हों, मैनी फॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीफॉर्म्स मीन्स मैनी फॉर्म्स। ओके, तो इनकम्पैटिबिलिटी लोड, इनकम्पैटिबिलिटी लोड में हम क्या होता है कि जीनोटाइप्स की डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट फिटनेस होती है, दैट इज सेग्रीगेशन लोड। इनकम्पैटिबिलिटी लोड क्या होता है कि जैसे इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन बढ़ती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव एलीलीज मिलते हैं, डेलीटीरियस एलीलीज मिलते हैं, उससे क्या होता है, फिटनेस जो है वो लो हो जाती है। ओके, इनकम्पैटिबिलिटी लोड होता क्या है। इनकम्पैटिबिलिटी लोड होता है कि जब ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव एलीलीज मिल जाए पेरेंट से भी और
फादर से भी और मदर से भी, है ना, रिसेसिव भी मिल जाए और डेलिटरीज एलील भी मिल जाए, और उससे क्या होगा, उसकी जो जीन्स की फिटनेस लेवल होगी, सर्वाइवल जो रेट होगा वो कम होगा, उसकी वजह से भी जो प्रोबेबिलिटी है डेथ की वो ज़्यादा रहेगी। ओके, तो अब पॉपुलेशन जब डिक्लाइन कर रही होगी, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो उनकी म्यूटेशन जब होगा, म्यूटेशन भी होगा, अलीली भी होगी चेंजेस, तो अलीली की फ्रीक्वेंसी भी होगा वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो मेटिंग जो होगा वो आपस में जब मेट करेंगे तो हार्मफुल म्यूटेशन जो है वो पर पुशिंग होएगी। तो हमने डिस्कस किया कि हाल्डेन हाल्डेन और क्या बोलते हैं उसको, मुलर, इन्होंने दी थी जेनेटिक लोड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि वो इंडिविजुअल जो है वो बर्थ होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसमें 3 तरह का लोड्स हमने डिस्कस किया। सेग्रीगेशनल लोड जो कि होता है, हम एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे आपको अलीलीज फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और जेनेटिक लोड में सबसे पहले हमने डिस्कस किया म्यूटेशनल लोड। म्यूटेशनल लोड जो है कि पॉजिटिव सिलेक्शन में जो है म्यूटेशनल लोड, अब म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एलीली की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो कुछ म्यूटेशन हार्मफुल होती हैं, ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उसकी वजह से जेनेटिक लोड जो है वो इम्पैक्ट होता है। सेग्रीगेशनल लोड से भी जब ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, जब हम गलत एलीलीज फ्रीक्वेंसी जो है वो जो है आ जाएँ, डिलीटरियस जीन्स जो है वो हो जाएँ पॉपुलेशन में, तो उससे क्या होता है कि सेग्रीगेशन लोड होने की चांसेस होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, है ना, तो जी 2 अलीलीज हैं, एक फिट है और दूसरा जो अलीली है वो फिट नहीं है। ओके, तीसरा आता है इनकम्पैटिबिलिटी लोड। इनकम्पैटिबिलिटी लोड में कंपैटिबिलिटी उनमें नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको कि 2 जो है रिसेसिव और डेलिटेरियस एलीलीज जो है वो आ जाएं, तो उससे क्या होता है कि फिटनेस लेवल डिक्रीज हो जाती है और प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है डेथ की। ओके, तो अब उसने अब नेचुरल सिलेक्शन, हाल्डेन डिलेमा क्या बोलता है, हाल्डेन डिलेमा क्या बोलता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है क्या करता है, डिसफेवर्ड जीनोटाइप को वो रिमूव करता है और सेलेक्टिवली फेवर्ड जीनोटाइप को, जो फेवर्ड जीनोटाइप होते हैं उनको वो इंक्रीज करता है, और जो डिसफेवर्ड जीनोटाइप्स होते हैं उनका वो क्या करता है, रिमूव करता है। इससे क्या होता है कि जो सिलेक्टिव एक्टिंग है एडमेंड लोकी, तो उसमें क्या होगा, अनसस्टेनेबल रिप्रोडक्टिव कॉस्ट होगी। तो हाल्डेन डायलेमा में क्या है, तो लोकी में असस्टेनेबल रिप्रोडक्टिव कॉस्ट होगी। तो क्या होता है कि ज़्यादा रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्सेस होना चाहिए, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन। तो लो ज़्यादा जब पॉपुलेशन एक्सेस होएगी तो क्या होगा, एलीलिक रिप्लेसमेंट होएगी, है ना। तो दिस कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ मल्टी लोकी सिलेक्शन हैज़ बीन सीन एज पोटेंशियली लिमिटिंग फैक्टर ऑन द रेट ऑफ अडैप्टिव एवोल्यूशन। तो इस वजह से ये एक हाल्डेन डिलेमा है कि सिलेक्शन जो है रिप्रोडक्टिव कॉस्ट पे ऊपर हो जाए, ये है हाल्डेन डिलेमा। क्या सिलेक्शन जो है एक्ट कर रही है, जब सिलेक्शन जो हो रही है मैनी लोकी में जब सिलेक्शन हो रही है, जब एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर रहा है किसी फीचर को, जीनोटाइप को, फेवरेबल जीनोटाइप को, और जो नॉन फेवरेबल जीनोटाइप को उसको रिमूव कर रहा है, तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगी। अनसस्टेनेबल रिप्रोडक्टिव कॉस्ट पे ये होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन को कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी और वो अनसस्टेनेबल रिप्रोडक्टिव कॉस्ट बियर करनी होती है, और उसकी वजह से जो जो आपको देखने को मिलता है सिलेक्शन बड़े लॉकीज पे, वो किसकी वजह से होता है, वो दैट इज ड्यू टू हाल्डेन डिलेमा। ओके,
अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इन ब्रीडिंग के, ये हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो थैंक्स गाइस, बाय बाय।